हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल पैक्सॉन ट्यूशन क्लासेस। बच्चों, लास्ट क्लास में हमने चैप्टर फर्स्ट को अपना कवर किया है। अगर अभी तक आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक हैं, वहाँ से जाके आप उस पूरी क्लास को देख लीजिए। 4 पार्ट में हमने उस क्लास को कवर किया था। लास्ट जो मेरी वीडियो रही है वो मैंने आपको पढ़ाई थी, जो आपकी डबल एंट्री सिस्टम होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम होता है, कि हम वो कैसे काम करता है और क्या होता है। आज जो हमारा चैप्टर रहेगा वो रहने वाला है चैप्टर नंबर 2। आज हम चैप्टर नंबर 2 को करेंगे, जहाँ पे हमें पढ़नी है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हम पढ़ क्यों रहे हैं? बेसिकली अगर आप कोई भी बिजनेस जैसे पढ़ते हैं तो बिजनेस के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं। टैक्सेशन पढ़ेंगे, टैक्सेशन के अंदर कुछ टर्म्स होंगी। साइंस आपने पढ़ी थी 10th में, तो साइंस के अंदर भी आपने टर्म्स पढ़ी थी। तो इसी तरीके से आपकी अकाउंटिंग में कुछ टर्म्स हैं। ये टर्म्स आपको लाइफ टाइम मदद करेंगी आपकी अकाउंटिंग को करने के लिए। तो आपको ये टर्म्स पढ़नी है। सबसे पहले जो आपकी टर्म है बिजनेस ट्रांजेक्शन। सबसे पहले हम टर्म पढ़ेंगे बिजनेस ट्रांजेक्शन। अब ये बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होती है? तो इसमें 2 वर्ड है। पहला तो है कि हमारा एक बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, और दूसरी हमारी है ट्रांजेक्शन। तो ये 2 टर्म्स हैं हमारी, बिजनेस और ट्रांजेक्शन। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। ट्रांजेक्शन का मतलब ये होता है, जैसे सपोज करिए आप कभी कोई बाजार गए सामान लेने के लिए, आपने कोई गुड्स या सर्विस आपने रिसीव करी है, तो उसके अगेंस्ट में आपने कुछ पैसा वहाँ पर जो आप दुकानदार है उसको दिया होगा। तो जब हम कोई चीज़ खरीदते या बेचते हैं उसी को हम बोलते हैं ट्रांजेक्शन। अभी जो हमारी ट्रांजेक्शन है ये 2 तरीके से होती है। तो इनका जो क्लासिफिकेशन है वो 2 टाइप से हुआ है। पहला कि ये कैश ट्रांजेक्शन होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन क्या होगी? जिसमें हम नगद में क्या करेंगे, या तो खरीदेंगे या फिर हम बेचेंगे। तो ये आपका क्या रहेगा, नगद रहेगा। दूसरा आता है हमारा सेकंड, क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स। क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स क्या होती है? क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स होती है जहाँ पर हम उधार लेते हैं। ठीक है, ये हमारा उधार में होता है। जैसे आप कोई सामान लेके आए, अंकल पड़ोस में आपके दुकान है, आप वहाँ से बिस्किट का पैकेट ले, और आपने क्या कहा, अंकल लिख लेना, शाम को पापा आपको पैसे दे देंगे। तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, क्रेडिट ट्रांजेक्शन कहलाएगी, जिसमें हमने उधार में सामान ले लिया। नेक्स्ट हमारी आती है नॉन कैश ट्रांजेक्शन। अब नॉन कैश ट्रांजेक्शन क्या होती है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन हमारी वो ट्रांजेक्शन होती है जहाँ पर ना तो कैश में ट्रांजेक्शन होगी, ना ही आपकी क्रेडिट में ट्रांजेक्शन होगी। तो बेसिकली ये ऐसी ट्रांजेक्शन होती हैं जिसमें कैश का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, पर आपकी ट्रांजेक्शन जरूर होगी। जैसे एक होता है डेप्रिसिएशन, या आप जैसे कोई सामान लिया, वो सामान आपको कोई वापस कर गया, तो ये जो कस्टमर है जो आपको सामान जो है वापस दे गया है, क्योंकि ये जो है ये इससे सेटिस्फाई नहीं था। अब ये सेटिस्फाई नहीं है, इस वजह से इसने ये जो सामान है ये आपको वापस कर दिया है, आपके पास वापस आ गया। अब बात आती है कि हमारी ट्रांजेक्शन तो हमें समझ में आ गई कि बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करें बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की, तो वो ट्रांजेक्शन जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड होनी चाहिए? हमारी बिजनेस से रिलेटेड होनी चाहिए। तो ये क्या है, रिलेटेड टू बिजनेस, ये हमारे बिजनेस से रिलेटेड होंगी। अब बिजनेस से रिलेटेड क्या होता है? जैसे आप रॉ मटेरियल खरीद के लिए, रॉ मटेरियल खरीद लिया, या फिर आप जो है कोई मशीन खरीद के लिए, या फिर आपने रेंट पे कर दिया, रेंट पेड हो जाएगा। आपने वेजेस पे कर दी, वेजेस पेड हो जाएंगी, सैलरी पे हो जाएगी। तो ये जितने भी हमारे खर्चे होंगे ये सारे क्या कहलाएंगे, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कहलाएंगे। नेक्स्ट हमारी बात आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं? सबसे पहला कि ये मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। जो भी आपकी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो मनी की फॉर्म में होनी चाहिए। जैसे आप कुछ खरीद के लाए हैं या आपने कोई गुड्स सेल कर दिया, तो ये क्या होगा, ये आपका मनी की फॉर्म में होगा। सेकंड आपका होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स। आपका गुड्स जो है वो एक्सचेंज होने चाहिए। जैसे आपने कोई चीज़ परचेज कर ली, आपने कोई चीज़ सेल करी, तो उस वक्त क्या होगा कि आपके गुड्स एक्सचेंज होते हैं, एक जगह से वो दूसरी जगह चले जाते हैं, एक ओनर के पास से वो दूसरे ओनर के पास चले जाएंगे। तो बेसिकली इसी को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स। थर्ड हमारा आता है चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन होती है ये हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, ये चेंज कैसे होगी ये आप आगे जानोगे। तो आपको इतना सा याद रखना है कि जब भी हम कोई बिजनेस ट्रांजेक्शन करते हैं तो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज होती है। इसके बाद आता है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है हमारी? अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब है एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ये हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन होती है। ये हम अभी आगे सीखेंगे, जो कि हमारा चैप्टर नंबर 5 रहने वाला है। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम इसको सीख लेंगे।
इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है कि जो हमारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो ड्यूल एस्पेक्ट पे चलती हैं। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या है कि ट्रांजेक्शन्स की हमेशा दो साइड होंगी। दो साइड में क्या होगा, एक साइड तो होगी रिसीविंग की साइड और दूसरी साइड होगी पेमेंट की साइड, जिसको हम गिविंग साइड बोलते हैं। जैसे सपोज करिए कि आप हैं, ठीक है, यहाँ पर आप हैं ये, और आपने कोई सामान खरीदा, तो आप क्या करोगे, ये दुकानदार अंकल हैं, ठीक है, इनसे आपने सामान खरीदा। अब जो आप सामान खरीद रहे हो तो ये अंकल आपको देंगे गुड्स। क्या देंगे, ये आपको गुड्स देंगे, और आप इनको क्या करोगे, आप इनको करोगे पेमेंट, आप इनको क्या दोगे, पैसे दोगे। तो बेसिकली जब गुड्स की बात होगी तो यहाँ पे हो जाएगा स्टॉक, आपका स्टॉक चला जाएगा, और जब पेमेंट होगा तो पेमेंट किस में होगी, कैश में। तो बेसिकली हमारी दो ट्रांजेक्शन्स हो जाती हैं। जब भी कोई हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारी दो साइड इफेक्ट होगी। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि इक्विटी होनी चाहिए बैलेंस शीट के अंदर। इसका मतलब क्या है, आपकी जो बैलेंस शीट है वो हमेशा बराबर होनी चाहिए। बैलेंस शीट कैसे होती है, जैसे सपोज करिए ये एक तराजू है, ठीक है, पहले हम तराजू बना लेते हैं आराम से। ये आपका एक तराजू है, और इस तराजू के ऊपर कुछ इस तरीके से यहाँ पर एक लीवर होता है। अब ये जो तराजू है इसकी दोनों साइड क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ये इक्वल रहेंगी तो ये हमारा तराजू में सामान सही तरीके से तुल रहा है। अब आपकी बैलेंस शीट भी सेम ऐसी होती है। इसका मतलब क्या है कि आपकी जितनी भी एसेट्स होंगी वो हमेशा बराबर होनी चाहिए, किसके, टोटल एसेट्स बराबर होंगी टोटल लायबिलिटी के। ये आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है प्रोप्राइटर। सेकंड टर्म हमारी क्या रहने वाली है, प्रोप्राइटर, जिसको हम बोलते हैं ऑनर। इसका मतलब बिजनेस का मालिक। क्या रहने वाला है, मालिक, ठीक है। अब ये जो मालिक है ये क्या काम करेगा, बेसिकली जो भी इंसान बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है और सारा का सारा रिस्क भी बियर करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोप्राइटर बोलते हैं। वही उस बिजनेस का मालिक होता है। जैसे बराबर में आपके कोई अंकल हैं जो किराने की दुकान चलाते हैं, तो वो जो अंकल है वो उस बिजनेस के क्या हुए, मालिक हुए। थर्ड टर्म आती है हमारी अकाउंट्स। अकाउंट्स क्या होते हैं, अभी मैंने आपको समझाया था कि जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करेंगे ये कहाँ जाएंगी, अकाउंट के अंदर जाएंगी। तो आपने जब जैसे सपोज करिए आपने कभी पापा को देखा होगा बैंक जाते हुए, तो बैंक की क्या होती है, एक पासबुक होती है। पासबुक के अंदर जो है आपका कुछ इस तरीके से आपके कुछ वो बने हुए होते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा होता है डेबिट, यहाँ लिखा होगा क्रेडिट। इसका मतलब कि पैसे निकालोगे तो इधर आएगा, डालोगे तो इधर आएगा, डिपॉजिट करने पे इस साइड आते हैं। और यहाँ पर आपकी लिखी होती है ट्रांजेक्शन से किस किस चीज़ के लिए, प्लस यहाँ पर आपकी डेट आ जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से आपकी पासबुक होती है। अब ये जो पासबुक है ये एक अकाउंट है। क्या है, ये एक अकाउंट है जिसको हम बोलते हैं बैंक अकाउंट। क्या बोलते हैं, बैंक अकाउंट। तो यही हमारे लिए अकाउंट कहलाता है। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे अकाउंट बनेंगे, जिसमें आपका परचेज़ का अकाउंट आएगा, सेल्स का अकाउंट आएगा, कैश का अकाउंट आएगा, डेटर्स के अकाउंट आएंगे। तो ये बहुत सारे अकाउंट्स आपके बनने वाले हैं जो आप इसके अंदर मेंटेन करने वाले हैं, जिसमें आपकी कैश की, क्रेडिट की, दोनों की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड होती हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, कैपिटल को हम हिंदी में बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी। पूंजी क्या होती है, जो हम बिजनेस में फर्स्ट टाइम हम पैसा लगाते हैं उसको हम बोलते हैं पूंजी। तो बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो भी फंड इन्वेस्ट होता है उसको क्या कहा जाता है, कैपिटल कहा जाता है। अब ये जो कैपिटल है ये बिजनेस के लिए क्या होती है, बिजनेस के लिए होती है लायबिलिटी। क्यों, क्योंकि मालिक का पैसा है। सपोज करिए एक बिजनेस के अंदर 4 लोग हैं, ये कोई बिजनेस है और इस बिजनेस में 4 लोगों ने मिलके पैसे लगाए। ये 4 लोग हैं, इन 4 लोगों ने इसके अंदर पैसा लगाया। अब अगर इसमें से ये एक जना इस बिजनेस को छोड़ के चला जाए, अगर ये इस बिजनेस को छोड़ दे तो क्या होगा, अब ये 3 लोग रह जाएंगे। तो जब 3 लोग रह जाएंगे, ये एक बिजनेस चला गया, 3 लोग रहने के बाद अब जो एक जने का पैसा है वो बिजनेस को वापस करना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है, देनदारी है, ये हमें पैसा वापस करना होता है। कैपिटल का और अदर नेम होता है ऑनर्स इक्विटी, या फिर आप कह सकते हो नेटवर्क। ये दोनों चीज़ें भी सेम है। इसके बाद अब ऑनर इक्विटी भी आप समझ लीजिए। ऑनर इक्विटी का मतलब क्या है, वो पैसा जो ऑनर ने बिजनेस के अंदर लगाया है उसको हम ऑनर इक्विटी बोलते हैं। तो वही फंड है जो आप कैपिटल आप समझ रहे हो।
तो यहाँ पर एक इक्वेशन बनती है, ये आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन है। अगर अभी तक आपने अकाउंटिंग इक्वेशन ऊपर नहीं देखी है तो यहाँ पे एक बार फिर से समझ लीजिए। मैंने आपको बताया था कि एसेट्स बराबर होती हैं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब अगर हम इस कैपिटल को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा, कैपिटल इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लायबिलिटी। इसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। तो ये सिर्फ आपको इंटरचेंज किया गया है, आपको एक ही इक्वेशन याद करनी है, आप दोनों में से कोई भी इक्वेशन याद कर। नेक्स्ट हमारी टर्म आती है ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या है, अभी तक जो हमने ड्राइंग को समझा है, अभी तक हम यही मानते हैं कि ड्राइंग होती है क्या, आर्ट, पर ये आर्ट नहीं होती। ड्राइंग का मतलब क्या है, ड्राइंग का मतलब है वो अमाउंट या वो प्रोडक्ट्स या वो पैसा जो प्रोप्राइटर ने विड्रॉ कर लिया, कहाँ से, बिजनेस से, किसके लिए, फॉर हिज पर्सनल या फिर डोमेस्टिक पर्पस। अगर हम अपने खुद के पर्पस के लिए बिजनेस से उसका कोई सामान विड्रॉ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विड्रॉ कर लेते हैं, तो वो हमारे लिए क्या कहलाती है, वो हमारे लिए ड्राइंग कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है कि ऑनर ने क्या करा, 6,000 रुपये कैश विड्रॉ कर लिया प्लस 200 रुपये के जो गुड्स थे वो भी अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से निकाल लिए। तो टोटल हमारी कितनी जाएगी, हम इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारे लिए ड्राइंग कहलाएगी। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गुड्स क्या होते हैं। गुड्स का मतलब होता है वो प्रोडक्ट्स जिनको हम परचेज करके लाए हैं, वो सामान जिसको हम परचेज करके लाए हैं, किसके लिए, फॉर रीसेल, आगे बेचने के लिए। अगर हम आगे बेचने के लिए कोई प्रोडक्ट लेके आए हैं, अब वो प्रोडक्ट आपका रॉ मटेरियल भी हो सकता है, ठीक है, रॉ मटेरियल के फॉर्म में हो सकता है, या फिर आपका वो फिनिश्ड गुड हो सकता है। दोनों ही केसेस में ये अगर आप आगे रीसेल के लिए लाए हैं, अगर आप लाए हैं रीसेल के लिए, तो ये आपकी क्या कहलाएंगे, गुड्स कहलाएंगे, या फिर आप इनको कह सकते हैं कि ये आपका स्टॉक कहलाएगा। ये आपके गुड्स हैं, ये आप आगे इनको बेचोगे, इसके लिए आप सामान लाए हो तो गुड्स कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला एग्जाम्पल होता है, जैसे कोई फर्नीचर का डीलर है, अगर वो लकड़ी लाता है या कील वगैरह लाता है तो उसके लिए वो क्या होंगे, गुड्स कहलाएंगे। अगर कोई प्रॉपर्टी डीलर है तो उसके लिए ज़मीन, दुकानें, ये क्या कहलाएंगी, गुड्स कहलाएंगी। अगर कोई स्टेशनरी मर्चेंट है, स्टेशनरी की दुकान है, तो वो जो पेन, पेंसिल, रबड़, कटर जो लेके आता है उसके लिए वो क्या है, गुड्स है। उम्मीद करता हूँ आपको ये गुड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं करा है तो इसको भी कर लीजिए, क्योंकि आपका जो यूट्यूब है वहाँ आपको वीडियो मिलने वाली है, या आपकी क्लासेस रहेंगी, और टेलीग्राम को आप में मिलने वाले हैं नोट्स और अदर सपोर्टिव मटेरियल्स। नेक्स्ट हमारी टाइम आती है अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है, देखो पीरियड से तो आपको समझ में आता है कि समय, और अकाउंटिंग का मतलब क्या है कि जब हम अकाउंटिंग करेंगे, किसी अकाउंट्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो बेसिकली अकाउंटिंग पीरियड जो होता है वो 12 महीने का होता है। जैसे अगर हम कैलेंडर को देखें तो कैलेंडर कहाँ से होता है, अगर हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो 1 जनवरी से शुरू होता है और 31 दिसंबर पे ख़त्म हो जाता है। तो ये होता है कैलेंडर ईयर, जिसको हम बोलते हैं कैलेंडर पीरियड। और दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है, ये होगा आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट और ख़त्म होगा 31 मार्च पे। जैसे अगर हम कहें जो हमारा करंट का फाइनेंशियल ईयर है वो कितना है, 1 अप्रैल 2023 से कहाँ तक आएगा, 31 मार्च 2024। तो ये हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है, ये हमारा फाइनेंशियल ईयर कहलाएगा। अकाउंटिंग पीरियड आपको अच्छे से समझ में आ गया। नेक्स्ट टाइम आती है हमारी स्टॉक। स्टॉक क्या होता है, स्टॉक को हम बोलते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री भी स्टॉक ही होती है। जब आप अकाउंट्स पढ़ेंगे अब तो आपको इन्वेंट्री के नाम से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस इन्वेंट्री का मतलब होता है, जैसे सपोज करिए आप जो है, आपके पास एक जार था, ठीक है, ये आपके पास एक डब्बा है, जिस डब्बे के अंदर आपने टॉफ़ी रखी है, ये बहुत सारी टॉफ़ी रखी हुई है। अब इसमें से आप रोज़ एक टॉफ़ी निकालते हैं और खा लेते हैं। तो अगर आपने 1 अप्रैल को इसके अंदर 30 टॉफ़ीज़ डाली थी, अगर आपने 30 टॉफ़ी इसके अंदर डाली थी, तो 10 अप्रैल के बाद इसमें कितनी टॉफ़ी बच रही होंगी, आप बता सकते हैं। अगर आपने 10 दिन लगातार टॉफ़ी खाई है तो कितनी टॉफ़ी खाई होंगी, 10 टॉफ़ी। तो इसके अंदर कितनी बचेंगी, 30 - 10, इसका मतलब कि 20। ये हमारा क्या कहलाएगा, स्टॉक। समझ में आ गए। अब बेसिकली बात समझिए, 2 टर्म होती है, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है,
अगर हम बात कर रहे हैं कि हमने पूरे साल, पूरे अकाउंटिंग ईयर हमने अकाउंटिंग करी, तो जो अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे होगा, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट डे क्या था हमारा 31 मार्च 2024। तो जो 31 मार्च को हमारे पास क्या बचेगा, स्टॉक बचेगा। तो ये स्टॉक हमारे लिए क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा कि ये माल हमारे पास बच गया। अब अगले साल जब हमारी 1 अप्रैल 2024 आएगा, है ना, तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। इसका मतलब पिछले साल का जो क्लोजिंग है वो अगले साल के लिए ओपनिंग हो जाता है। जैसे अगर सपोज करिए आपके पापा ने आपको 100 रुपीज़ दिए और आपने पूरे दिन उन 100 रुपीज़ को इस्तेमाल करा और आपने इसमें से 60 रुपीज़ जो है वो खर्च कर दिए, एक्सपेंड कर दिए, तो आपके पास कितने बचे, 40 रुपीज़। अगले दिन आपको पापा फिर 100 रुपये देंगे, तो ये 100 रुपये इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। तो बेसिकली ये जो 40 रुपीज़ है ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और ये जो 100 रुपीज़ है ये इसके अंदर जुड़ जाएंगे, तो टोटल हो जाएगा 140। ये आपका ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। समझ में आया? तो हमारा जो स्टॉक होता है वो दो तरह का होता है। ओपनिंग स्टॉक जब हम शुरुआत करते हैं तो शुरुआत की बिगिनिंग के अंदर जो हमारा स्टॉक है वो ओपनिंग स्टॉक कहलाता है, और जब पीरियड एंड होता है तो एंडिंग पे हमारा क्या कहलाएगा, क्लोजिंग स्टॉक कहलाएगा। अब स्टॉक भी हमारा 3 तरह का होता है। सबसे पहला होता है रॉ मटेरियल, कि कच्चा माल। अगर हम कोई रॉ मटेरियल लेके आए हैं सामान बनाने के लिए, जैसे सपोज करिए हम ये लकड़ी ले आए, अब ये लकड़ियाँ क्या है, ये हमें क्या बना के देंगी, कुर्सी बना के देंगी, चेयर बना के देंगी। तो ये लकड़ी जो है ये हमारे लिए क्या कहलाएंगी, रॉ मटेरियल। फिर ये रॉ मटेरियल हमने मशीनों में डाल दिया, अब ये मशीन है, ये रॉ मटेरियल हमने इस मशीन के अंदर डाल दिया, यहाँ लकड़ी आ गई, तो अब यहाँ पर ये बन रहा है फर्नीचर। तो ये हो गया हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस। जो सामान मशीनों के अंदर है ये वर्क इन प्रोग्रेस है, और लास्ट में हमारे पास ये एक चेयर बन के आ गई, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी, फिनिश गुड। ये इसको बोलते हैं फिनिश गुड। अब आपको एक चीज़ याद रखनी है, वैसे ये कहीं काम अभी आएगी नहीं, हम जो स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं वो करते हैं उसकी कॉस्ट प्राइस या फिर उसकी मार्केट प्राइस, दोनों में से जो भी कम होगा, विच एवर इज लेस, उसको ही हम लेके चलेंगे। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा आता है पॉइंट ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या है, ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, और रिसीवेबल का मतलब होता है जो चीज़ हमें रिसीव होनी है। तो बेसिकली जब आप सपोज करिए, देखिए इधर मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ, एक एग्जांपल लेते हैं, है ना, एग्जांपल के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे। एक आपका बिजनेस है और आप यहाँ पर सपोज करिए अभी हमने कुर्सी बनाई थी, हम कुर्सी बना लेते हैं, हमारा फर्नीचर का बिजनेस है। ये फर्नीचर जो है हमने इन दोनों जनों को, ये जो नीचे खड़े हैं, इनको दे दिया, और हमने इनको ये कुर्सी 40,000 रुपये की बेच दी। कितने की दी, 40,000 की। अब ये जो 40,000 की हमने इन्हें बेची, तो इन्होंने जो हमें पेमेंट किया, इन्होंने क्या करा, हमें पेमेंट किया, इन्होंने किया सिर्फ 20,000 का। अब ये जो 20,000 का पेमेंट आया, तो हमारा बैलेंस कितना बचेगा, इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आएगा 20,000। इसका मतलब ये अमाउंट अभी भी हमारी बैलेंस है। तो जो हमें रिसीव हो गई ये तो हो गया हमारा कैश, और जो रिसीव नहीं हुआ ये कहलाता है डेटर। इसका मतलब वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं। तो हमारी जो ये टर्म है फर्स्ट टर्म डेटर, ये क्या होती है, वो लोग जिनको हमने सामान बेच दिया और उनसे हमें पैसे लेने हैं। ये ध्यान रखिएगा, आप जो सामान देंगे वो उधार होना चाहिए। अगर आपने उधार सामान दिया है तभी डेटर्स क्रिएट होंगे, वरना डेटर्स क्रिएट नहीं होंगे। अब सपोज करिए अब ये डेटर बन गया, इसने क्या कहा, भैया मुझे एक बिल बना के दे दो। क्या दे दो, एक मुझे बिल बना के दे दो। ये हमने इसको बिल बना दिया। अब ये कह रहा है कि इस बिल को मैं आपका 3 महीने के बाद पे कर दूंगा ये पैसे। तो ये जो बिल है ये बिल आपका कहलाएगा बिल रिसीवेबल। इसका मतलब कि आपको रिटर्न में इसने लिख के दे दिया कि ये 3 महीने बाद आपको पेमेंट करेगा। तो इसी टर्म को हम क्या बोलते हैं, इसी टर्म को हम बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ये जो बिल रिसीवेबल है ये आपको वादा किया गया है, प्रोमिसरी नोट हो सकता है, इसको हम प्रोमिसरी नोट भी बोलते हैं। आपको ये रिटर्न में दे रहा है लिख के कि मैं आपको वादा करता हूँ कि एक स्पेसिफिक अमाउंट एक स्पेसिफिक डेट पे मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको पे कर दूँगा। तो ये हमारे लिए बिल रिसीवेबल होता है। और जब हम अपने डेटर्स और BR को दोनों को जोड़ देते हैं तो इन दोनों को जोड़ के जो बनेगा वो बनेगा ट्रेड रिसीवेबल। इन दोनों का जो जोड़ होता है, एडिशन होता है, उसी को हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल। समझ में आया? अगर आपको ट्रेड रिसीवेबल समझ में आ गया ना तो सेम आपको ट्रेड पेबल भी समझ में आ जाएगा। ट्रेड पेबल में क्या है, अभी हमने सामान उधार बेचा था। अगर हम किसी इंसान से
ठीक है, ये एक इंसान है, इससे अगर हम सामान क्या करते हैं, परचेज करते हैं, हमने इससे सामान परचेज किया है, वो भी किस पे, क्रेडिट, उधार पे। तो जब हम इससे उधार परचेज कर रहे हैं, सपोज करिए अगर हमने 40,000 रुपये का इससे उधार ले लिया, तो 40,000 के हम इसके क्या हो गए, क्रेडिटर। क्या हो गए, क्रेडिटर। तो देखिए पहली टर्म जो हमारी है वो क्या है, क्रेडिटर। तो क्रेडिटर कौन लोग होते हैं, जब हम किसी से परचेज करते हैं ऑन क्रेडिट, तो वो हमारे लिए क्या कहलाता है, क्रेडिटर। क्यों, क्योंकि हमें उसको पेमेंट करनी है। और अगर यही जना अगर हम इसको एक बिल बना के दे दे, तो ये हमें क्या देगा, एक बिल बना के देगा, जिसको हम बोलेंगे बिल पेबल। तो ये एक बिल पेबल होता है, इसमें आप इससे वादा कर रहे हो, ये रिटर्न फॉर्म में है, आप इससे वादा कर रहे हो कि आप इसको क्या करोगे, आप इसको पे करोगे एक स्पेसिफिक अमाउंट, कब, एक फ्यूचर डेट के अंदर। इसका मतलब आपने जैसे सपोज करो इससे कहा कि हम 3 महीने पेमेंट करेंगे 3 महीने के बाद, तो ये जो 3 महीने बाद डेट आएगी वो आपकी क्या होगी, वो आपकी पेमेंट डेट होगी, ये आपकी पेमेंट डेट हो जाएगी। तो ये आपका बिल पेबल, या फिर अगर हम कहें इन दोनों का जो एडिशन होगा, जैसे हमने अभी ऊपर देखा था क्रेडिटर प्लस बिल पेबल, इन दोनों को अगर हम जोड़ दें तो क्या बनता है, ट्रेड पेबल। तो इन दोनों का एडिशन ही हमारा ट्रेड पेबल कहलाता है। नेक्स्ट टर्म हमारी आती है परचेज। परचेज क्या होती है, परचेज मतलब है हमारा कि जब हम कोई खरीदारी करते हैं। अब परचेज भी हमारी उन्हीं चीज़ों की है, जैसे कि हम गुड्स खरीद के ला रहे हैं, तो इसको हम परचेज बोलेंगे। तो अब परचेज के लिए एक एग्जाम्पल है, पहले आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे फर्नीचर परचेज किया आपने प्रॉपर्टी डीलर से, तो ये फर्नीचर आपकी परचेज नहीं कहलाएगी। अब ये क्यों नहीं कहलाएगी, देखिए परचेज हमारी वही होंगी, परचेजेस हम उन्हीं को मानेंगे जो हमारा बिजनेस होगा। अगर हमारा सपोज करिए, अगर हमारा है बिजनेस किसका, इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो अगर आप वॉशिंग मशीन लेके आए हैं, आप क्या लाए हैं, वॉशिंग मशीन लेके आए हैं, तो ये वॉशिंग मशीन आप किसके लिए लाए हैं, आगे सेल करने के लिए, है ना, इसको हम बोलते हैं रीसेल। तो जब आप रीसेल करने के लिए लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं परचेज। जो आपका मेन बिजनेस है उसको करने के लिए जब आप कोई चीज़ खरीद के लाते हैं तो वो आपके लिए परचेज कहलाती है। अब ये परचेज भी आपकी दो तरह की होती है, पहली होती है कैश परचेज और सेकंड होती है आपकी क्रेडिट परचेज। कैश परचेज कब होगी, जब आप कैश में खरीदेंगे, और अगर आप उधार खरीदते हैं तो क्रेडिट परचेज होगी। सेकंड टर्म आती है कि अभी जो आपने ये परचेज़ की, ये जो वॉशिंग मशीन है ये आपने परचेज़ की और ये परचेज़ आपकी जो है आपको अच्छी नहीं लगी, इसमें कुछ डिफेक्ट आ गया, इसमें क्या है, डिफेक्ट है, तो आप क्या करोगे, आप इस सामान को वापस भेज दोगे, आप इसको रिटर्न कर दोगे। तो ये क्या कहलाएगी, परचेज रिटर्न कहलाएगी, या फिर आप इसको कह सकते हो रिटर्न आउटवर्ड। जो हमारे पास सामान आया था वो हमने वापस भेज दिया, इसको हम बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। अब ये रिटर्न आउटवर्ड क्यों करोगे, या तो कोई गुड्स में डिफेक्ट हो सकता है, या जो सामान आपने मंगाया था जो स्पेसिफिकेशन दी थी उसके हिसाब से नहीं है, या फिर डिलीवरी आपकी लेट हो गई। जैसे आपने पिज़्ज़ा मंगाया है ना, और पिज़्ज़ा आपका आया 40 मिनट लेट, ये 40 मिनट लेट हो गया, तो बेसिकली ये क्या है, ये अप टू द मार्क नहीं है। तो आप या तो इसको रिटर्न कर दोगे या आप जो है इसको पैसे कम करा लोगे। तो बेसिकली बिज़नेस के अंदर क्या होता है, बिज़नेस उस चीज़ को रिटर्न ही कर देता है, बिजनेस में जो है वो आपका पैसे कम नहीं कराता। नेक्स्ट हमारी आती है सेल। अब सेल भी इसी तरीके से है, जैसे अभी हमने परचेज़ करी है तो इसी तरीके से हम सामान को बेचेंगे भी। आपकी ये दुकान है, अब ये कस्टमर आपके पास आया है, अब ये कस्टमर ने देखा कि ये आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, इसको एक टॉप पसंद आ गया, तो इसने इस टॉप को खरीद लिया। तो आप क्या कर रहे हो, आप इसको सेल कर रहे हो। जो आपका मेन बिजनेस है, अगर आप उस चीज़ को सेल करते हो तो वो आपकी सेल कहलाएगी। बट अगर सपोज करिए आपके पास कोई पुरानी मशीन पड़ी थी जिसको आप बहुत टाइम से यूज़ कर रहे थे और उसको आप सोल्ड कर देते हो, आप मशीन को सोल्ड कर रहे हो, तो वो आपकी सेल नहीं कहलाएगी। क्यों, क्योंकि सेल हमारी क्या होगी, हमारा जो मेन बिजनेस है, क्या है, हमारा मेन बिजनेस जो है वही हमारी सेल कहलाती है। अब सेल भी हमारी दो तरह की है, जैसे हमारी परचेज दो तरह की थी, ऐसे सेल भी दो तरह की है। पहली है कैश सेल्स। अगर हम नगद में सेल कर रहे हैं, इधर से हमने सामान दिया और सामने से हमने पैसे ले लिए, तो वो कैश सेल कहलाएगी। बट अगर हम उधार दे रहे हैं तो वो क्रेडिट सेल कहलाएगी। अब सेल भी अगर कोई सपोज करिए कस्टमर लेके गया, जैसे अब ये लेडी लेके गई थी, अब इसको जो है ये टॉप पसंद नहीं आया, ये जो टॉप है, तो ये इस टॉप को वापस करने के लिए आ गई, तो क्या कहलाएगा, सेल्स रिटर्न कहलाएगा। इसको ये पसंद नहीं आया,
अब इसमें डिफेक्ट हो सकता है, कहीं पर इसमें होल हो सकता है, या कलर इसका फेड हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ भी रीज़न है ये इसको रिटर्न करने आई है, तो इसको हम रिटर्न या रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं। नेक्स्ट हमारी टर्म है एसेट्स। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एसेट्स क्या होती हैं? एसेट्स होती हैं जो चीज़ हमारी खुद की है, जिस पे हमारी ऑनरशिप है, उसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स बोलते हैं। जैसे आप कोई मशीन खरीद के लाए, अब उस मशीन के ऊपर क्या है? आपका अधिकार है। आपने कोई स्टॉक खरीदा, आपका अधिकार है। आपने कोई फर्नीचर खरीद लिया, आपका अधिकार है। आपने किसी को सामान दे दिया तो आपको उससे पैसे लेना, ये आपका अधिकार है। तो बेसिकली जहाँ हमारी ऑनरशिप आ जाती है वो हमारे लिए क्या कहलाती है? एसेट्स कहलाती हैं, जो हमारी खुद की हमें किसी को नहीं देनी। बेसिकली अब हमारी जो एसेट्स हैं वो भी पार्ट्स में डिवाइडेड है। 3 पार्ट की आपकी एसेट्स होती हैं। सबसे पहला आता है आपका नॉन करंट एसेट्स, या हम कहें तो फिक्स्ड एसेट्स। नॉन करंट और फिक्स्ड एसेट्स क्या होती हैं? ये वो एसेट्स होती हैं जो आपके पास 12 महीने से ज़्यादा समय के लिए रहेंगे। आप इनको 12 महीने से ज़्यादा समय अपने पास रखोगे। जैसे ये गाड़ी है, या ये कंप्यूटर है, या बिल्डिंग है, ये आपके पास 12 महीने से ज़्यादा रहेंगी, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएंगी? फिक्स्ड एसेट्स कहलाएंगी। और इन्हीं फिक्स्ड एसेट्स को यूज़ करते हुए, ये जो फिक्स्ड एसेट्स हमारी यहाँ पर रखी हैं, इन्हीं को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे? हम अपने बिजनेस के ऑपरेशंस को परफॉर्म करेंगे, और इनसे हम क्या करेंगे? आगे अपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जनरेट करेंगे और सेल करेंगे। ये जो आप एसेट्स खरीद के लाए हो, ये आप बेचने के लिए नहीं लाए, रीसेल के लिए नहीं लाए, ये आप अपने यूज़ के लिए लाए हो। बिजनेस में हम इनको यूज़ करेंगे। अब जो आपकी फिक्स्ड एसेट्स है ये 2 तरह की होती हैं। सबसे पहली होती है आपकी टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जो दिखाई देती हैं, जिनको आप छू सकते हो। जैसे कि ये टेबल, ठीक है, ये टेबल है, आप इसको देख सकते हो, आप इसको छू सकते हो, तो ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स है, इनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। जैसे कि आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिटिंग्स, कंप्यूटर, गाड़ी, ठीक है, जो आपकी कार्स वगैरह हैं, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, तो ये क्या कहलाती हैं? आपकी फिक्स्ड एसेट्स कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल क्या होगी? जो दिखाई ना दे, जिनका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो, ये दिखाई नहीं देंगी, इनको सिर्फ हम क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। अब ऐसी क्या एसेट्स होती हैं? जैसे कि किसी की रेपुटेशन, जिसको हम बोलते हैं गुडविल, किसी का कोई मान सम्मान है, कोई रिस्पेक्ट है, तो वो क्या है? वो इंटेंजिबल एसेट्स है। या फिर आपने कोई नया इन्वेंशन किया है, जैसे आपने कोई टेक्नोलॉजी जनरेट कर दी है, तो वो क्या होगा? आप उस टेक्नोलॉजी को पेटेंट कराओगे, ताकि उस टेक्नोलॉजी को कोई और दूसरा बंदा यूज़ ना कर पाए। आपकी जो बुक्स आती हैं, उस बुक्स पे आपने देखा होगा कुछ इस तरीके का साइन बना हुआ होता है, सर्कल के अंदर सी। तो ये सर्कल के अंदर जो सी है, ये किस चीज़ के लिए है? कॉपीराइट के लिए। कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? कि ये जो बुक है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसको कोई भी बिना हमारी परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता। तो अगर आपको उस बुक का कंटेंट यूज़ करना है, तो जो बुक के ऑनर हैं उनसे आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा कि किसी का भी नाम होता है, जैसे एप्पल का लोगो है, या ये इस तरीके का आपने लोगो देखा होगा। ये किसका है? ऑडी का लोगो है। तो ये क्या है? ये ट्रेडमार्क है। तो आपने इस तरीके से टीएम लिखा हुआ देखा होगा। ये टीएम जो लिखा हुआ होता है, ये ट्रेडमार्क होता है। इसका मतलब ये जो 4 छल्ले हैं, इसको कोई और यूज़ नहीं कर सकता। इसको कौन यूज़ करेगा? सिर्फ ऑडी यूज़ करेगी। अगर किसी ने इसको यूज़ करा तो उसके ऊपर क्या लग जाएगा? पेनल्टी लग जाएगी। क्या लगेगी? पेनल्टी लग जाएगी। इसी तरीके से हमारी नेक्स्ट आती हैं, पहली फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी होती है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स क्या होगी? अगर हमारी 12 महीने से ज़्यादा चलने वाली चीज़ें, तो हमारी हो गई फिक्स्ड एसेट्स। बट अगर ये 12 महीने से कम चलेंगी तो क्या होंगी? करंट एसेट्स। जैसे, इनको अच्छे से आप समझिएगा। जैसे सबसे पहला आता है आपका कैश। कैश क्या है? पैसा आता रहेगा, जाता रहेगा। अब ऐसा तो है नहीं कैश आपके पास बिल्कुल 1 साल तक मेंटेन रहेगा। अगर आपके पास 10 लाख रुपए थे तो 10 लाख रुपए ही है, ना उसमें कुछ आया है ना कुछ गया है, तो ऐसा नहीं होगा। तो ये कैश क्या है? आता जाता रहता है। इसी तरीके से बैंक बैलेंस भी घटता बढ़ता रहेगा, तो इसमें भी चेंजेस होते रहेंगे। तो ये भी क्या है? करंट एसेट्स है। इसके बाद आपका स्टॉक आता जाता रहेगा। डेटर्स आपके, अगर आपने किसी को उधार माल दिया है तो वो 2 महीने 3 महीने में आपको पैसे दे देगा। ऐसे ही बिल रिसीवेबल भी आपके 3 महीने मैक्सिमम आपका रिसीव हो जाता है। या आपने कोई प्रीपेड एक्सपेंस कर दिया है, तो वो भी हमारे लिए क्या कहलाती है? करंट एसेट्स कहलाती है। तो करंट एसेट्स क्या होती हैं? जो 12 महीने से कम रहेंगी, उससे पहले ही हमारे पास से क्या होगा? चली जाएंगी। ये हमारे पास से चली जाएंगी।
नेक्स्ट आती है हमारी फिक्टिशियस एसेट्स। ये बहुत कम बच्चों जो है उनको पता होती है, बहुत कम टीचर्स को बताते भी हैं। बेसिकली ये वो एसेट्स होती है जिनकी ना तो कोई फिजिकल फॉर्म है, ना कोई रियल वैल्यू है, ना कोई उनका लीगल जो है टेक्निकल ग्राउंड है। बेसिकली ये वो एसेट्स हैं, ना तो ये आपकी फिजिकल एसेट्स हैं, ना ही ये आपके इंटेंजिबल एसेट्स हैं। ऐसा क्या होगा? तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे यहाँ नीचे एक एग्जांपल है, आपने 20 करोड़ रुपए खर्च किए किसके ऊपर? कंपनी को बनाने के, वो को बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। कंपनी को फॉर्म करने के लिए आपने 20 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। अब ये जो खर्चा है, ये पूरा का पूरा खर्चा आप नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि ये एडवर्सली इफेक्ट डालेगा आपके प्रॉफिट के पोजीशन पे, मतलब आपका प्रॉफिट बहुत तेज़ी से कम हो जाएगा। तो बेसिकली उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, जो 20 करोड़ रुपए है ना, इसको हम 5 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड कर देते हैं 5 हिस्सों में। तो ये कितने हो जाएंगे? 4 करोड़ रुपए। अब हम इनको अगले 5 सालों तक, जो हमारे 5 ईयर्स है, उसमें हम इसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे, जिससे हमारा जो प्रॉफिट है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं आएगा और हमारा जो ये प्रॉफिट है ये पॉजिटिव बना रहेगा। समझ में आया? तो इसका मतलब ऐसे खर्चे जो बहुत बड़े खर्चे हो जाते हैं तो उनको स्प्लिट कर लेते हैं आगे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर्स में। नेक्स्ट हमारी आती है जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा, लायबिलिटीज़। लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? इनको हम बोलते हैं देनदारी। क्या बोलते हैं? देनदारी। इसका मतलब वो अमाउंट जो हमें दूसरों को देनी है। अब ऐसा क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था कि अगर प्रोप्राइटर ने बिजनेस के अंदर कैपिटल लगाई है तो वो कैपिटल हमारे लिए क्या थी? लायबिलिटी थी। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस को पैसा वापस देना पड़ेगा। अब जैसे हमारी एसेट्स थी, इसी तरीके से हमारी लायबिलिटी भी 3 तरह की हैं। पहली हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये कौन सी लायबिलिटी है? जो 1 साल से ज़्यादा हमारे पास रहेंगी। जैसे अगर हमने लोन ले लिया है ना, हमने डिबेंचर्स इशू कर दिए, तो बेसिकली ये क्या है, जैसे बैंक से लोन लोगे तो आप 1 साल से पहले तो उसको पे कर नहीं पाओगे। तो बैंक का लोन जो है आपका, वो आपका कम से कम 5 से 30 सालों तक के लिए लिया जाता है। मिनिमम 5 ईयर्स या मैक्सिमम 30 ईयर्स। हम एक आइडिया लेके चल रहे हैं कितने में लिया जाएगा। तो ये क्या है? 1 साल से ज़्यादा है, तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। नेक्स्ट हमारा आता है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ क्या होती हैं? करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो 1 साल से कम हमारे पास रहेंगी, मतलब मैक्सिमम 1 साल तक वो हमारे पास रहने वाली हैं। जैसे क्रेडिटर्स हैं, अगर हमारे सप्लायर हैं, क्या है? सप्लायर है, तो इन सप्लायर से जो हमने गुड्स लिए होंगे, ये जो गुड्स हैं, ये गुड्स अब हम यूज़ कर लिया, इनसे हमने सामान बना लिया, तो क्या आप इस सप्लायर को पेमेंट नहीं करोगे 1 साल तक? पेमेंट तो हमें करनी पड़ेगी। तो ये पेमेंट जो है आपकी, ये कितने दिन में हो जाएगी? मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 मंथ्स। तो ये हमारे 1 साल से कम रहते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? करंट लायबिलिटी बोलते हैं। इसी तरीके से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो सकता है। जैसे किसी को सैलरी नहीं थी, आपने सैलरी रोक रखी है, तो वो सैलरी आपको देनी तो है 1 साल से ज़्यादा, तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो ये हमारे लिए करंट लायबिलिटीज़ कहलाती हैं। लास्ट हमारा टॉपिक आता है कंटीजेंट लायबिलिटी। ये लायबिलिटी का थर्ड पार्ट है। कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होता है? ये रियल लायबिलिटीज़ नहीं होती, ये ऐसी लायबिलिटी होती है जो भविष्य में कभी भी हो सकती है, जिनका हमें कोई भी आइडिया नहीं होता। इसका मतलब क्या है? ये अनसर्टेन है। अब अनसर्टेन ऐसा क्या है? जैसे अभी कुछ टाइम पहले कोविड आया था। क्या आया था? कोविड-19, जिसने क्या करा? हम सबको वैक्सीन लगवा दी थी, है ना, इस तरीके की कुछ हमें वैक्सीन लगी थी। अब ये जब कोविड आया तो फैक्ट्रीज जो थी उनके ऊपर ताले लग गए थे और वो फैक्ट्रीज बंद हो गई थी, और ये काम आपका काफ़ी टाइम तक रहा था। तो उस टाइम पे क्या हुआ? कंपनीज के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ा। उनको क्या हुआ? उनको वेजेस देनी पड़ी, सैलरी देनी पड़ी। किनको? अपनी लेबर्स को। तो लेबर्स को जो सैलरी देनी पड़ी, प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं, खर्चा देना पड़ा। तो बेसिकली ये कंटीजेंट लायबिलिटी कहलाती है। या सपोज करिए आपकी कोई मशीन है, उस मशीन के ऊपर एक लेबर काम कर रही है। अब ये जो लेबर काम कर रही है, इसके हाथ इस मशीन के अंदर आ जाते हैं, जिसकी वजह से इसका एक हाथ कट जाता है। अब ये जो हाथ कटा, ये जो इवेंट हुआ है, इस इवेंट की वजह से कंपनी के ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, जिसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी कहेंगे। क्यों? क्योंकि अब इसको क्लेम देना पड़ेगा और इसका जो मेडिकल है ट्रीटमेंट, वो भी कंपनी को कराना पड़ेगा। तो ये सारे जो खर्चा है ये कंपनी के ऊपर आ जाता है, जिसको हम कंटीजेंट लायबिलिटी बोलते हैं। अब आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, ये जो कंटीजेंट लायबिलिटी होती है ना, ये कभी भी बैलेंस शीट के अंदर शो होती ही नहीं है। नॉट शोन इन बैलेंस शीट। इसको हम कहाँ लिखेंगे?
फुट नोट में लिखेंगे, इसका मतलब बैलेंस शीट के बाद। जैसे आपने ये बैलेंस शीट बनाई, ये बैलेंस शीट आपकी यहाँ ख़त्म हो गई, तो आप जो लिखेंगे यहाँ लिखेंगे कंटीजेंट लायबिलिटी। आप इस बैलेंस शीट के अंदर इसको कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और अपने टेलीग्राम चैनल को भी यहाँ पर ज्वाइन कर लीजिए। वहीं पर आपको मिलने वाले हैं जो नोट्स मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सारे के सारे नोट्स आपको वहाँ पर PDF फॉर्मेट में मिलेंगे। तो टेलीग्राम चैनल पर बहुत जल्दी से जाके ज्वाइनिंग है वो कर लीजिए, वहाँ से जाके इन नोट्स को ले लीजिए। नेक्स्ट हमारी क्लास रहेगी, उसमें हम पढ़ेंगे अपना रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अभी हमारी काफ़ी टर्म्स रह रही हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जितनी भी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं जिसको हम बैट बोलते हैं, इनको हम ख़त्म कर देंगे, ये हमारी फिनिश हो जाएंगी। दैन उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 3। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।